everyone, I hope you all are doing well. So this is our second class of capacitor. In our previous class we learned about what is capacitor, what is a parallel plate capacitor, what is the energy stored between the two plates of the capacitor, and what is the force exerted by two different charged plates of the capacitor. And in our this video we will learn what are the different arrangements we can arrange the capacitor. Like we can arrange the capacitors in series combination or in parallel combination. What is the redistribution of the charges when two capacitors are joined by a thin conducting wire, and what are dielectrics and their polarization. सबसे पहले हम लोग combination of capacitor देखते हैं. I have arranged the capacitors in series combination. यहाँ पर मैंने तीन capacitors लिए C1, C2 and C3. If the negative plate of first capacitor is joined to the positive plate of second capacitor and the negative plate of second capacitor is joined to the positive plate of third capacitor, then this arrangement is said to be in series. तो इस केस में हमें पता है कि सीरीज में हमारा जो टोटल चार्ज है दैट विल बी Q. तो हमारा टोटल चार्ज C1 पर भी Q रहेगा, C2 पर भी Q रहेगा और C3 पर भी टोटल चार्ज हमारा Q रहेगा. तो हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल अक्रॉस C1, C2 एंड C3 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज V1 इज द पोटेंशियल अक्रॉस C1, तो V1 की वैल्यू रहेगी हमारी Q अपॉन C1, V2 की वैल्यू रहेगी हमारी Q अपॉन C2 एंड V3 विल बी Q अपॉन C3. तो टोटल पोटेंशियल जो हमारा रहेगा यहाँ पर अक्रॉस C1, C2, C3 दो पॉइंट्स पे अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, या हम लिख सकते हैं V1 इक्वल्स टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3. हम लोग यहाँ से Q को कॉमन ले लेते हैं. 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. Q को इधर लेकर आते हैं तो V अपॉन Q हो जाएगा. ये इधर इसको हम डिस्प्लेस कर सकते हैं. तो V बाई Q दैट विल बी 1 अपॉन C, दैट विल बी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. यानी कि जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इस पूरे अरेंजमेंट की दैट विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर. तो इस केस में हम लोग को ये पॉइंट्स देखना है कि जो हमारा टोटल कैपेसिटेंस रहेगा सीरीज अरेंजमेंट का दैट विल बी स्मॉलर वैल्यू, और सेकेंड इज द जो टोटल चार्ज है अक्रॉस द कैपेसिटर्स दैट विल रिमेन सेम इन ऑल द कैपेसिटर्स, बट द पोटेंशियल जो रहेगा हमारा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. सो द नेक्स्ट इज आवर पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द कैपेसिटर्स. यहाँ पर मैंने तीन कैपेसिटर्स C1, C2 और C3 को मैंने पैरेलल में अरेंज किया है. एंड वी नो कि पैरेलल अरेंजमेंट में हमारी वोल्टेज सेम रहती है. तो सपोज ये कैपेसिटर C1, C2, C3 इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा Q1 प्लस Q1 माइनस Q1, इसका है प्लस Q2 माइनस Q2, इसका है प्लस Q3 एंड माइनस Q3. तो इससे हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं ऑन थ्री कैपेसिटर्स. अगर मुझे Q1 चार्ज निकालना है ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर, क्योंकि पोटेंशियल हमारा सेम है, इसमें भी V रहेगा, इसमें भी V रहेगा, इसमें भी V रहेगा. तो Q1 इक्वल्स टू C1V, Q2 इक्वल्स टू C2V एंड Q3 इक्वल्स टू C3V. तो टोटल चार्ज हमारा होगा Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जिसको हम लिख सकते हैं C1V प्लस C2V प्लस C3V. अगर मैं V को कॉमन ले लेती हूँ तो Q इक्वल्स टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, और V को मैं यहाँ पर डिस्प्लेस कर देती हूँ तो अपॉन V. तो Q अपॉन V दैट इक्वल्स टू C. तो हम लिख सकते हैं कि टोटल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द कैपेसिटर. तो हमारी जो टोटल कैपेसिटेंस आएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दैट विल बी ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ एनी ऑफ द कैपेसिटर. इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द प्लेट्स
वो हमारा सेम है, लेकिन जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। तो जो चार्ज होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। आई विल टेक द न्यूमेरिकल सेक्शन ऑफ द सीरीज एंड द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द कैपेसिटर्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल सी कि कितनी आसानी से हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन इन दिस वीडियो वी विल फोकस ऑन द कॉन्सेप्चुअल एंड द थियोरेटिकल पार्ट ओनली एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि देयर आर टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2। सपोज इसका पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल V1 है और इसका इनिशियल पोटेंशियल V2 है। अगर मैं उसको एक थिन कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देती हूँ तो देयर बी अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जो पोटेंशियल जो हमारा इस पर चार्ज है C1 पर पॉजिटिव चार्ज है दैट विल फ्लो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द लोअर पोटेंशियल till the time the potential remains same across the two capacitors। यानी कि अगर इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका पोटेंशियल V1 है इनिशियली, तो इसका चार्ज Q1 बिफोर कनेक्शन दैट विल बी C1 V1 और इसका चार्ज Q2 बिफोर कनेक्शन C2 V2। तो आफ्टर कनेक्शन अगर मैं बात करती हूँ तो इसका चार्ज सपोज Q1 डैश और इसका चार्ज सपोज हमारा Q2 डैश। तो ये हमारा आफ्टर कनेक्शन है। अगर बिफोर कनेक्शन हम लेंगे तो Q1 और Q2। अब मुझे कैलकुलेट करना है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या है कि जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा टिल द टाइम दे अटेन द सेम पोटेंशियल दैट इज V। तो V विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, यानी कि C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारा टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। सो दिस इज द कॉमन पोटेंशियल बिटवीन द टू कैपेसिटर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय अ थिन कनेक्टिंग वायर। अब मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो Q1 हमारा क्या रहेगा दैट विल बी इक्वल टू C1 V, क्योंकि हमारा कॉमन पोटेंशियल V आ गया है, और Q2 डैश दैट विल ऑल्सो बी C2 V। तो अगर मेरे को इसका रेशो लेकर चलना है Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, तो दैट विल बी C1 V अपॉन C2 V। तो हमारा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा that will be in the ratio of their capacity. So now I will calculate the energy loss in the redistribution of the charges. तो energy loss क्या होगा कि before connection हमारी क्या energy है एंड आफ्टर कनेक्शन हमारी क्या एनर्जी है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे। सो दैट विल बी द एनर्जी लॉस। तो लेट UI बी द एनर्जी बिफोर वी कनेक्ट द टू कैपेसिटर्स विद दिस वायर एंड फाइनल एनर्जी जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं दैट विल बी UF। सपोज दिस इज द आवर एनर्जी लॉस। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। UI हमारी टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन दैट वाज 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस ऑफ द फाइनल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन। माइनस हम करेंगे फाइनल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन हमारी क्या होगी, ये है हमारी बिफोर कनेक्शन। आफ्टर कनेक्शन हमारी हो जाएगी 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर, क्योंकि आफ्टर कनेक्शन हमारा कॉमन पोटेंशियल V आ जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द एनर्जी लॉस। अगर मैं इसको लेकर चलती हूँ दैट विल बी इक्वल टू 1/2 मैंने बाहर निकाला सारा, तो दैट विल बी C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस हमारा है, इसमें से मैंने V स्क्वायर को बाहर निकाला, यहाँ आया हमारा C1 प्लस C2 दैट विल बी इक्वल टू 1/2 मैंने बाहर निकाला अगेन C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस V कॉमन पोटेंशियल की हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर इंटू C1 plus C2 this value equal to 1/2 C1 V1 square plus C2 V2 square
माइनस इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर, और ये हमारा स्क्वायर है नीचे C1 प्लस C2 का, यहाँ पर C1 प्लस C2 है तो कट जाएगा हमारा, तो बचेगा C1 प्लस C2. So this is the energy loss in the redistribution of the charges. अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे for any value of V1 और V2, whether V1 is greater than V2 और V2 is greater than V1, हमारी जो ये वैल्यू आएगी that will always be positive. तो इसका मतलब है कि जब भी हम लोग टू कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं with a thin conducting wire, तो जो भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है तो देयर इज सम एनर्जी लॉस, तो उस एनर्जी लॉस को हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. So our next topic is what are dielectrics and what is their polarizability. First we need to know what are the dielectrics. So the dielectrics are the insulators which does not allow the flow of charge through it but permits them to exert electrostatic force on one another through it. यानी कि dielectrics वो insulating substances है such as rubber, air, water, wood. तो ये substances है जो normal case में insulator की तरह behave करते हैं, लेकिन जब हम इनके ऊपर external इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो दे टेंड टू प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड डायपोल, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बीच में प्रोड्यूस होता है. डाइलेक्ट्रिक्स को हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, नॉन पोलर एंड पोलर. तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स कोइंसाइड करते हैं, जिसमें रिजल्टेंट जो डायपोल मोमेंट होगा ऑफ ईच मॉलिक्यूल दैट विल बी ज़ीरो. लेकिन जब हम इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो हमारे ये चार्जेस के सेंटर होते हैं दे गेट डिस्प्लेस्ड और दे टेंड टू फॉर्म पोलर न्यूक्लियाई. तो इस टाइप से ये पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं, जिसकी वजह से इसके बीच में एक इंड्यूस डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होती है. एंड दैट डायपोल मूवमेंट अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा नहीं है तो दैट इज़ प्रोपोर्शनल to the external electric field. Suppose E naught is the external electric field. अगर मैं proportionate का साइन हटाती हूँ तो P equals to alpha E naught. अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं polarizability of this dielectric substance. So dipole moment that will be proportional to the electric field in this non-polar substances, non-polar dielectric. Another kind of substances are the polar dielectric, जिसमें हर एक मॉलिक्यूल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की अपनी एक पोलैरिटी है, यानी कि दे पोजेस देयर ओन डायपोल मोमेंट. लेकिन जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उस दैट सब्सटेंस वो सब के सब रैंडमली अलाइन है, यानी कि जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा उस सब्सटेंस का दैट टेंड टू बी ज़ीरो. लेकिन जब हम इस पोलर सब्सटेंस को भी हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखते हैं तो इसके ऊपर एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो कि इसको रोटेट करता है हर एक मॉलिक्यूल को इन द डायरेक्शन पैरेलल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर वो उसको इस तरीके से अरेंज करेगा पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन इट विल प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड डायपोल टू दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. सो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैंने एक्सटर्नल फील्ड E नॉट मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर प्लेसिंग दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा इंटरनल चार्जेस है पॉजिटिव नेगेटिव वो नल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे. तो नेट जो हमारा चार्ज डेंसिटी होगी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वो हमारी ज़ीरो हो जाएगी. जो चार्जेस रहेंगे वो सिर्फ सरफेस चार्जेस रहेंगे. यहाँ पर इस सरफेस पर हमारा नेगेटिव चार्ज एंड इस सरफेस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा. तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो हमारी पोलैरिटी यहाँ पर बनी है इस डाइलेक्ट्रिक पर दैट विल क्रिएट अ डायपोल, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रहेगा आफ्टर प्लेसिंग दिस डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू प्लेट्स दैट विल बी इक्वल टू E नॉट माइनस EP. So this will be our net electric field after placing the dielectric. Now what is dielectric constant? Dielectric constant या हम उसको relative
परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, विच इज द रेशियो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू द नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी. सो दिस इज आवर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. बेसिकली जैसे हम लोगों ने ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में पढ़ा था कि किसी भी कैपेसिटेंस की एक पर्टिकुलर ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है या हमारा एक ब्रेकडाउन पॉइंट होता है कि बियॉन्ड दैट वो कैपेसिटेंस उससे ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता. सिमिलरली हमारा ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है, इसकी भी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम इसको दे सकते हैं, जिसकी वजह से बिकॉज दिस इज एन इंसुलेटर कि नॉर्मल केसेस में ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है. लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर एक नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो हमारे जो ये चार्जेस होंगे ये परमानेंट डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, यानी कि परमानेंट हमारा डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा. सो दैट इज़ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कि हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या दे सकते हैं विदाउट डिस्टॉर्टिंग इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़. सो उस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को भी हम लोग मेजर करते हैं इन द सेम यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वोल्ट पर मीटर. So this was all about the conceptual part of the capacitor. In my next video I will take the numerical part जिसमें हम लोग solve करेंगे different arrangement of the capacitor like in series and parallel arrangement, and we will see the complex circuits also, and we will see what is the effect of placing the dielectric between the two plates of the capacitor, यानी कि उसकी capacitance के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, उसकी voltage उसके charge के ऊपर क्या इफेक्ट आता है. I hope you really enjoyed the video. Thank you.